प्रमाण पत्र पे क्या लिखा होगा, आप मोदी जी से पूछिए। नहीं, ये तो आप लोगों ने 10 साल पहले भी पढ़ा होगा ना किस जाति के हैं, तो पहले तो महामानव थे, आज कैसे जाति में परिवर्तित हो? हमारे लिए वो कभी महामानव नहीं रहे, हमारे लिए वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और पहली बात, इस देश को यदि जातिगत आरक्षण, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब तक सवर्णों की बात हुई तब तक ठीक था, अब जरा ओबीसी एससी एसटी की बात हो रही तो सवर्ण बिलबिला गए हैं। ऐसा क्या हो गया है इसमें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और विरोध जनरल के लिए तो 10% आरक्षण भी सरकार ने दिया, अब तक किसी सरकारों ने नहीं दिया था। देखिए, जहां तक की रही आरक्षण की बात, आरक्षण मेरा जो अपना एक व्यक्तिगत आकलन है, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, अनुभव, आज जो आरक्षण है वो निश्चित रूप से और सदस्य लोग हैं वो नहीं बोलते हैं, तो आने वाले समय में जब हमारे घर वोट मांगने आएंगे तो उनके लिए बढ़िया चूड़ी बिंदी और सिंदूर का इंतजाम हम लोग करके रखेंगे। पहला चीज, पहले तो ये पूरा कानून का कोई निराधार है, इसको वापस ले लिया जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन यदि सरकार की जब अजगर बड़ा शीश नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, BR अम्बेडकर जी का जो सरनेम है वो खुद एक ब्राह्मण का है। यदि एक ब्राह्मण ने उनको शिक्षा दीक्षा न दी होती, बहुत ही खराब माहौल पूरे देश में होने वाला है। और जो जहां जिस परिसर में यह कानून लागू होगा उसकी तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते। मेरा सवाल आपसे था, राम प्रताप सिंह, आप करणी सेना के जिला अध्यक्ष भी हैं। सवर्ण समाज, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। आज एक ऐसे ज्वलंत विषय के साथ हम आपके बीच लाइव हुए हैं, जो विषय भारत की एकता और अखंडता पर प्रतिभात करता है। ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा एक विशेष वर्ग का कहना है जो लगातार इस पर अपनी नाराजगी जता रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो नई अधिसूचना आई है उस पर लगातार इस तरह की प्रतिक्रिया एक विशेष वर्ग द्वारा देखी जा रही है। क्या वह प्रतिक्रिया है और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनके क्या कथन है, इस पर आज हम जोड़ेंगे। हमारे साथ आशीष शुक्ला जी हैं। आशीष भैया, नई अधिसूचना में ऐसी क्या बात आ गई कि बहुत बड़ा खेमा जो है नाराज हो गया? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सबके साथ, सबका साथ और सबके विकास की बात होती है, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे की बात होती है, तो इस तरह का विघटनकारी कोई कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी। ना ही विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के कैंपसों में इस तरह का कोई आंदोलन देश में चल रहा था कि इस तरह का कोई कानून लाया जाए। और जो यह लाया जा रहा है, यह किस वजह से लाया गया, किन लोगों ने बैठकर इस कानून को बनाया, इसकी भी कोई जानकारी ना समाज को है भारतवर्ष के, ना ही किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को है, किस तरह से यह ला दिया गया। दूसरी चीज, यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ित बता दिया कि इनके द्वारा मुझको यह कहा गया या मुझे डराया धमकाया गया, मारा पीटा गया, टिप्पणी की गई, तो उस व्यक्ति के पास अपने को निर्दोष साबित करने का अवसर नहीं दिया गया है इसमें। दूसरी चीज, क्या विश्वविद्यालय कैंपस, इस कानून के लागू होने के बाद आप भविष्य का विश्वविद्यालय कैंपस देखिए, क्या वहां पठन पाठन हो पाएगा? क्या वहां का वातावरण पढ़ने योग्य रह पाएगा? उस विश्वविद्यालय कैंपस जो माँ सरस्वती का, हिंदू धर्म में हम लोग माँ सरस्वती का प्रांगण मानते हैं उसको, ऐसे पवित्र जगह पर इतनी गंदी राजनीति इस कानून के माध्यम से भविष्य में होगी कि जिसकी हम आप परिकल्पना नहीं कर सकते। और पहली बात तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार इसको वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है तो इसमें लोगों से राय लेकर, तमाम सारे लोग शिक्षाविद हैं, हमारे समाज सेवी हैं, तमाम और राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनसे राय लेकर, आम पब्लिक की राय लेकर इसमें सुधार करके इसको लागू करना। क्या मूलभूत कमियां आप द्वारा देखी जा रही हैं इसमें? आमतौर पर अगर देखा जाए तो अगर विरोध की बात है तो तमाम अन्य वर्गों द्वारा भी विरोध होना चाहिए था, केवल स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है। ऐसी क्या कमियां आप इसमें देख रहे हैं? देखिए, यह सवर्ण समाज को ही किनारे कर दिया गया है। उसमें जैसे SC ST एक्ट पहले से भी लागू था, उसमें अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता अगर किसी आधार पे फर्जी निकला, उसकी जांच के बाद फर्जी निकलता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन यह जो कानून लाया जा रहा है, इसमें कहीं भी शिकायतकर्ता के खिलाफ, यदि अगर वो चाहता है तो ऑफलाइन ऑनलाइन वो शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए तो वह भी इसमें है। तो ऐसे कानून की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता मुझे तो नहीं, व्यक्तिगत नहीं लगता। और जो सवर्ण समाज आज उद्वेलित है, सवर्ण समाज शुरू से सबको साथ लेकर, सबको एक साथ लेकर चलने का, भारत को नई दिशा देने का काम करता है। क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की संप्रभुता एकता को बनाए रखने के लिए तमाम बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वहीं ब्राह्मण समाज है, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। कायस्थ समाज है, और
इस तरह से जो सवर्ण समाज है उसने कभी कोई विघटनकारी कार्य अपने देश के लिए नहीं किया है। लेकिन यह जो नया कानून आ रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज को या सवर्णों को, मैं कहूंगा सवर्ण समाज को टारगेट करके इसको बनाया गया है और इससे बहुत ही खराब माहौल पूरे देश में होने वाला है। और जो जहां जिस परिसर में यह कानून लागू होगा उसकी तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते। मेरा सवाल आपसे था, रामप्रताप सिंह, आप करणी सेना के जिला अध्यक्ष भी हैं। सवर्ण समाज अपने नेता को चुनकर विधानसभा और देश के संसद में भेजता है। आज सवर्ण समाज के इतनी बड़ी संख्या में विधायक हैं, सांसद हैं, किसी के बोल नहीं फूट रहे, केवल सवर्ण समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो फिर सवर्ण समाज ने उनका चयन क्यों किया था? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो यूजीसी का नियम है, इस नियम से दो चीजें हैं। पहला तो ये नियम ये साबित कर दे रहा है कि सवर्ण समाज हमेशा से शोषक रहा और विक्टिम कौन है? क्रिमिनल हम है, हम सवर्ण समाज के लोग हैं और विक्टिम जो है वो एससी, ओबीसी, एसटी है। दूसरी बात, ये केवल हिंदू और क्षत्रिय और ब्राह्मण की लड़ाई नहीं। और क्या आपको लगता है क्या ओबीसी इससे बचेंगे? क्या ओबीसीयों के ऊपर एससी एसटी एक्ट नहीं होते हैं? ये लड़ाई जो है ये उस मुस्लिम की भी है जो मिर्जा है, सिद्दीकी है, पठान है। ये लड़ाई क्षत्रिय की है, लड़ाई ब्राह्मण की है, लड़ाई कायस्थ की है, लड़ाई यादवों की है। और आप समाज को इस तरीके से बांटने का कार्य कर रहे हैं कि आज समाज में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है लोग मजा ले रहे हैं। आप समाज की परिकल्पना कीजिए कि जो कभी कल तक हमारे साथ थे, हमारे बड़े करीबी बन रहे थे, वो लोग आनंद ले रहे हैं और वो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि जब आपको कोई आप लोग को दुराचार हमारे साथ नहीं किए, पापाचार नहीं किए, तो फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है इस कानून से? आप ये बताइए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश पर 500 साल से ज्यादा मुस्लिमों ने शासन किया, इस देश पर 250 साल अंग्रेजों ने शासन किया और उससे पहले शक, यवन, हूण, पोर्टुगीज, डच, इन सब ने शासन किया। लेकिन इनको उनका कोई अत्याचार नहीं याद है। इनको अत्याचार यदि याद है तो पता नहीं किसने इनके साथ अत्याचार किया। मैंने तो यदि जो इतिहास में पढ़ा है कि B.R. अम्बेडकर जी, जिन्हें हम बड़ा शीश नमन करते हैं, सदा सुमन अर्पित करते हैं, B.R. अम्बेडकर जी का जो सरनेम है वो खुद एक ब्राह्मण का है। यदि एक ब्राह्मण ने उनको शिक्षा दीक्षा न दी होती तो शायद आज इस देश का संविधान इस तरीके से समृद्धशाली संविधान नहीं होता। यदि मैं बात करूं, चाणक्य की बात करूं, जो जाति से ब्राह्मण थे, उन्होंने मौर्य वंश के एक बच्चे को सड़क से उठाकर भारत का राजा बना दिया। इस चीज को उनको न बताकर उनको यही बताना कि हमने उनके साथ अत्याचार किया, कब अत्याचार किया। और अगर इस तरीके की बात है तो या तो हम तैयार हैं, आप यूजीसी बिल लाइए, उसका समर्थन करते हैं। हमारे बलिदान, हमने इस देश को बलिदान से सींचा। यदि हमारे बलिदान से आपके बच्चों की भविष्य सुरक्षित होता तो हम पहली पंक्ति में खड़े मिलेंगे। लेकिन आप एक चीज तय कर लीजिए कि आप अपने बच्चे का इलाज आप कराएंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी से कराएंगे। आप तय कर लीजिए आपके बच्चे को यदि कोई पढ़ाएगा तो क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं पढ़ाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी पढ़ाएगा। आप ये तय कर लीजिए आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे जो ओबीसी, एससी, एसटी की है। आप ये तय कर लीजिए कि आपके घर शादी ब्याह में भोजन और इन सारी चीजों को करने का कार्य केवल ओबीसी, एसटी समाज करेगा। आपने तो हमको इस देश में ही, हमने ब्राह्मणों ने शिक्षा दीक्षा का कार्य किया, क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा का कार्य किया, 545 रियासतें दान कर दी, चाहे वो ब्राह्मणों की रही हो, चाहे मुस्लिमों की रही हो, चाहे वो क्षत्रियों की रही हो। उसके बावजूद इस देश को आपने अच्छा, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में एससी एसटी पहले से लागू है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता पहले से लागू है, तो ये कौन सा नया कानून आप ला रहे हैं जिसमें आप ये सीधे कह दे रहे हैं कि ये बच्चा सवर्ण है तो ये दोषी है और ये बच्चा ओबीसी, एससी, एसटी है तो ये इसके साथ शोषण हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में यदि सरकार इस पे कुछ कड़े कानून या बदलाव नहीं करती है तो आने वाला समय बड़ा विध्वंसकारी होगा। हम इसमें 3 चेंजेस की बात करते हैं। पहला चेंज, पहले तो ये पूरा कानून का कोई निराधार है, इसको वापस ले लिया जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन यदि सरकार की जो अजगर वाली स्थिति हो गई है कि न वो उगल पा रही है और न निगल पा रही है, तो यदि सरकार चाहे तो इसमें 4 संशोधन। आप सोचिए, इस देश को आप एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में बांट रहे हैं। अगर यही नियम लिखा होता कि किसी भी जाति के बच्चे के साथ यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार का शोषण होगा तो वो कंप्लेंस कर सकता है, लेकिन उसको आप सीधे बता दे रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी। नहीं, मेरा प्रश्न अभी भी वहीं पर है। हाँ। सवर्णों ने अपने नेताओं को चुना है। हाँ। इस देश में नेताओं को चुनने का प्रचलन है। आपने चुना, वो जाके संसद में बैठे, वो जाके जो है केंद्र में बैठे हैं,
अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान है, बावजूद इनके आज खाली समाज बोल रहा है, नेता चुप क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में मैं अपने नेता श्री देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने खुलकर पत्र लिखा, सरकार से मांग की। और अभी तक देखिए राजनीति जिसको करना है, राज और नीति, उनको इस देश पर उनको लालच होगा, कुर्सी का लालच होगा, उनको लालच होगा कहीं मैं बोल दूं तो एससी एसटी ओबीसी हमसे अलग ना हो जाए, उनको लालच होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अभी इसके बारे में पूरी जानकारी उन लोगों को भी नहीं है। वो तो पता नहीं उनको क्या खुशी ऐसी मिले कि उनको लग रहा है कि बस कुछ ऐसा हुआ है कि बाबा लोग और ठाकुर साहब लोग अब बन 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 कर रहे हैं, तो उनको इसमें आनंद आ रहा है। लेकिन वो जो आने वाले समय में आप मतलब स्वर्ण समाज अगर नाराज है, दुखी है और दर्द में है, तो कुछ विशेष वर्ग उससे प्रसन्न हो रहा है। कुछ विशेश वर्ग के कुछ चुनिंदा लोग, बाकी और किसी विशेष जो रोजी रोटी में मस्त है उसको क्या टेंशन है। चुनिंदा लोग उनको एकदम लग रहा है, आनंद आ रहा है कि भैया कुछ तो ऐसा है, बाबा लोग पगलाए हैं, ठाकुर साहब लोग बौराए हैं, कुल उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अभी कल आप देखिए, नेहा सिंह राठौड़, एक विशेष वर्ग हमारी ही जाति की आती है, क्षत्रिय समाज की आती है, उन्होंने कल लिखा, क्यों अंधभक्तों आज तुम क्यों भन भन कर रहे हो, कल तक मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो तुम लोग मोदी योगी जी की जिंदाबाद कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, हम अपने भी घर के जयचंदों से परेशान हैं, जो अपनी रोजी रोटी के संकट के, जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी राजनीति को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं उस समाज के सभी नेता, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, और चाहे वो जनरल हो, महादेवा इतनी बड़ी विधानसभा है, महादेवा विधानसभा में सबसे ज्यादा सवर्ण है, और उस विधानसभा में यदि कोई चुना जाता है तो एससी एसटी का चुना जाता है। तो क्या उस एससी एसटी के नेता को हमारे वोट का कोई अधिकार नहीं है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं सदर विधायक से पूछना चाहूंगा, क्या वो हमारे बिना वोट के बने हुए हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं यहाँ के तत्कालीन सांसद, अभी के सांसद और तत्कालीन सांसद, उन दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या उनको हमारे वोट का अधिकार, अब आवश्यकता नहीं है? वो कह चुके हैं कि अब एससी एसटी ओबीसी के ही वोट से जीतेंगे। और यदि वो इस पर नहीं बोलते हैं, कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, हमारे विधानसभा के जो और सदस्य लोग हैं वो नहीं बोलते हैं, तो आने वाले समय में जब हमारे घर वोट मांगने आएंगे तो उनके लिए बढ़िया चूड़ी बिंदी और सिंदूर का इंतजाम हम लोग करके रखेंगे कि जब हमारे बच्चों को आपने पहले से ही बता दिया कि तुम हमारे वोटर नहीं हो, तो हमारे दरवाजे पे आपको आने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बनी है भारत में, बावजूद इसके एक ऐसा विधेयक लाया जाता है, एक ऐसा अधिनियम लाया जाता है जिसमें स्वर्ण समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखा जाए तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा बिल पारित नहीं होना चाहिए था। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज और सारे समाज की पार्टी है। इसमें किसी को जातियों से बांटना या कहीं भी ऐसे नियम लाना वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। स्वर्ण समाज। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप मूल वोटर हैं और आपने तमाम वोटर्स को घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित किया होगा। आज जब ऐसा अधिनियम आया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जीत टाइम्स को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस ज्वलंत मुद्दे पर आज हम लोगों को आपने इकट्ठा किया है। और यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा थोपे गए किसी कानून को मानने के लिए बाध्य है। सबसे पहली बात, आज हमारा ही समाज हमसे पूछ रहा है कि भाई आप लोगों ने जिस सरकार को बनाया था उसका नारा था और उन्होंने कहा था कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो क्या यह विश्व गुरु बनाने के श्रृंखला में ये पहला ये उनका उद्देश्य यही है कि सवर्णों को इससे अलग कर दिया जाए? जिस विद्यालय में हम जाते थे वहाँ हम लोगों को कभी यही भावना नहीं महसूस होती थी कि मैं एससी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ। उस विद्यालय में आपने ये नियम ला करके हम लोगों को ये चीज़ दिखा दिया कि आप लोग, अभी पहले के लोगों ने भी बताया, और यही चीज़ सारे जगहों पे हो रहा है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग यही विश्व गुरु बना रहे हैं, यही सोने की चिड़िया और सबका साथ सबका विकास का नारा जो था यही चरितार्थ हो रहा है? हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। हम लोगों ने अपने नेताओं से भी पूछा तो आप लोगों ने अभी सुना, पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और वोट के लालच में या किसी भी लालच में भी कोई बोल नहीं रहा है। हम लोगों को पहले अपने समाज को देखना चाहिए, अपने परिवार के जो भविष्य के हमारे बच्चे हैं। हम लोग तो पढ़ के निकल चुके, छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हम लोगों ने कैंपस में इस चीज़ को देखा है कि सारे लोग कितने खुशहाल थे। लेकिन आज लोगों को मौका मिल गया है कि सवर्ण के छात्र, अगर सवर्ण बिरादरी के छात्र अगर पढ़ने में तेज हैं, वो आगे जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ किसी तरह की कोई दुर्भावना होती है तो हम उस पर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। और हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों को ये अच्छा लगता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारे समाज के छात्रों को फंसा
फंसाने और उनको पीछे करने के लिए कोई भी अगर उनको आरोपित कर देता है तो उनके पास और कोई जवाब नहीं है। अभी बड़े भाई ने बताया, कुंवर भाई ने, कि अगर इस तरह के कानून आप बनाते हैं तो आपके पास तो विश्वविद्यालय भी इतने अधिक है, आप विश्वविद्यालयों को कैटेगरी वाइज बांट दीजिए। आप विश्वविद्यालय बना दिए कि यहाँ सवर्ण का छात्र पढ़ेगा या बैकवर्ड का और एससी का छात्र पढ़ेगा, आपके लिए इस कानून के लिए भी अच्छा रहेगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। कम से कम इस आरोप से हम बचेंगे, क्योंकि जिस छात्र को वहां से बुनियादी रूप से उठने का मौका मिलेगा वो मुकदमा लेके वहां से जाएगा। आज भी लोगों को डराया जाता है कि अगर आपके ऊपर मुकदमा हो गया तो आप नौकरी नहीं कर सकते। लोग पढ़ने जाते हैं और सारे लोग तो नेता बनने जाएंगे नहीं। यहाँ पे छात्र संघ की राजनीति तो आपने बंद ही कर दी है। छात्र संघ की राजनीति अगर होती तो मुझे लगता है कि छात्र संघ के नेताओं के लिए भी और दिक्कत होते। भाई कोई भी छात्र नेता अगर सवर्ण बिरादरी का है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके ऊपर सबसे पहले आरोप लगता है कि इसने हमको छेड़ा है, इसने हमको मारा है। तो ऐसी जगहों पे सवर्ण बहुत ही अधिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मुझे लगता है हमें लगता है ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य समाज, जो मतलब कायस्थ समाज के लोग हैं, ये अपने आप को शंकर जी की तरह फील कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने भस्मासुर को, जिस शंकर जी ने भस्मासुर को एक वरदान दिया था कि जिसको आप छुएंगे, तो हम लोगों ने उस भस्मासुर के लिए दिया था जो देश विरोधी हैं। ऐसे लोगों को नहीं दिया था कि पहले अपने लोगों को आप भस्म कर देंगे। और 35% आबादी सवर्ण की है पूरे देश में। मुझे लगता है कि अभी कुछ वक्ताओं ने बताया कि जो लोग जयचंद का काम कर रहे हैं उन लोगों को छोड़ करके अगर 20% और 25% की सवर्ण आबादी अगर इनके पीछे लग जाएगी तो मुझे लगता है कि इनका नुकसान तय है और ये जो इनका सपना है वो पूर्ण रूप से इनका सपना। भाजपा का एक नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब जब समानता की बात कर रही है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, समानता की आखिर बात वो भी नहीं तो है। आर्थिक रूप से, चलिए आपसे पीछे हो या मानसिक या जैसे भी पीछे रहे हो, अगर समाज में समानता की बात हो रही है कि चलिए उनके साथ किसी प्रकार से कोई त्रिछोड़ हो रहा हो या कहीं से उनका बहिष्कार किया जा रहा है, मानसिक पीड़ा दी जा रही हो, उत्पीड़न किया जा रहा हो, इसी से संदर्भित ये पूरा अधिनियम है, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में अभी तक ये आवाज नहीं उठी कि हम लोगों का उत्पीड़न किसी सवर्ण के द्वारा किया जा रहा है। अगर इस चीज की आवश्यकता होती और इस पे कभी किसी ने बोला होता, कोई आवाज उठी होती, कोई धरना प्रदर्शन हुआ होता या कहीं लोकसभा में इस चीज के लिए मांग की गई होती किसी बैकवर्ड या एससी नेता के द्वारा, तो मुझे लगता था कि इसकी आवश्यकता थी। इस बिल को आप पारित करते, लगाते तो हम लोगों को लगता है, और आप कहीं साक्ष्य देते कि हाँ, सवर्णों के द्वारा ही पिछड़े और एससी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। मुझे नहीं लगता। अब तो पहले भी ऐसा होता था कि पिछड़े और एससी के द्वारा उत्पीड़न होता रहा है, क्योंकि एससी एसटी एक्ट ऐसा एक्ट है जो समाज में एक जहर की तरह फैला हुआ है। प्रशासन भी इसमें साथ देती है, मुकदमा दर्ज होती है, उनको रुपया मिलता है, और जिस तरह का माहौल चल रहा है वो रुपए में बंटवारा होता है और प्रशासन तुरंत एससी एसटी का मुकदमा लगाती है। तो इससे पहले भी शोषण चल रहा है, लेकिन आप उसको और तेजी से और उसको नए तरीके से उसको लाने का प्रयास कर दिए हैं। प्रयास क्या किए, अब तो आप लोगों ने थोप दिया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, और विचारधारा से हम लोग बंधे हुए, हम लोग किसी नेता के द्वारा बनाए गए कानून से नहीं बांधे हैं। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और जिस तरह से लड़ना चाहिए अभी तो हम लोगों ने तरीका अपना नॉर्मल रखा है, क्योंकि हम लोग एक पार्टी और एक अच्छी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए, जो भी गलत करे, अपने परिवार में अगर गलत होता है तो परिवार में गलत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम लोग बोलते हैं। हम लोग किसी ऐसी जगह से प्रेरित नहीं है कि हम लोगों को उसको दुष्प्रचार करना है। लेकिन हाँ, अभिनव और एक मैं कहूँ तो सदस्य मौजूद है यहाँ पर, और आपके पास पद भी रहा है भाजपा से संदर्भित कोई, क्यों केवल और केवल सवर्ण समाज ही ठगा महसूस कर रहा है, बाकी लोगों को बुरा क्यों नहीं लग रहा? देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के पहले मैं एक छात्र राजनीति से अपने इस जीवन का शुरुआत किया हूं, क्योंकि हम लोग छात्र हितों में हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। और आज का ये जो ज्वलंत विषय है, ये छात्रों से ही संबंधित विषय है, क्योंकि शिक्षा ये विश्वविद्यालय अनुदान से ही जुड़ा हुआ विषय है। और यह आज का अनुदान नहीं है, यह 1953 में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के देखरेख में यह गठन हुआ था, और इसका वैधानिक रूप में स्थापित 1956 में आया। लेकिन आज हम 7 दशक के बाद यहाँ बैठे हैं। अगर 7 दशक के बाद शिक्षा के प्रति इसी तरीके का विभाजन की नीतियां चलती रहेंगी तो कहीं न कहीं छात्रों के हित के लिए, उनके लिए नुकसानदायक है। हम लोग रामबाग के छात्र रहे हैं, एक टाटपट्टी पे बैठकर हम लोग साथ में भोजन करते थे। जब भोजन मंत्र होता था तो उसमें यह नहीं देखा जाता था कि कौन से जाति का, किस वर्ग का बालक हमारे बगल में बैठा है या हमारे समकक्ष बैठा है। हम एक साथ बैठकर टिफिन करते थे, एक साथ बैठ के हम भोजन मंत्र के साथ भोजन भी करते थे,
और वंदना भी करते थे और शिक्षण कार्य भी करते थे। हमारे आपस में कोई वैचारिक मतभेद नहीं रहे हैं। ये आज 7 दशक के बाद ये ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि विश्वविद्यालयों में ऐसा गठन किया जाए यूजीसी का कि जिससे हम अगड़े और पिछड़े सभी को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो हो रहा है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आपने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी मैं बताता हूं कि हम लोग ऐसे संस्थापक सदस्य आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने इसी देश में जम्मू कश्मीर में नारा लगाया कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे। तो आज जब ऐसे कार्यकर्ता हम लोग हैं तो निश्चित रूप से एक इस देश में 2 कानून भी, दोहरे कानून शिक्षा के लिए नहीं होने चाहिए। आपके नेता कहाँ हैं? आपने तो कहा आपके नेता कहाँ पे, क्यों चुप है सारे नेता? देखिए मैं इसी विषय को कह रहा हूं कि जब उन्होंने कहा था कि 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो आज कार्यकर्ता होने की वजह से मैं भी अपने शीर्ष नेतृत्व से भी यही आह्वान करूंगा, जो लोग चुप बैठे हैं, कि आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर दोहरे कानून ना बने, समानता का अधिकार। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग विद्यार्थी या छात्र संघ के चुनाव में भी जब रहे हैं तो विद्यालयों में देख के किसी की छात्रवृत्ति के लिए, किसी के प्रवेश के लिए यह देख के मदद नहीं करते थे कि वो अगड़ा है कि पिछड़ा है कि एससी है कि अनुसूचित है। हम लोग छात्र समझ के उसकी मदद करते थे। तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं इस पूर्वाग्रह से बाहर आना पड़ेगा कि हम किसी एक जाति के लिए ज्यादा सोचेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा। आपको शिक्षा जैसी मंदिर विद्यालयों के परिसर में जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर केवल शिक्षा नीति पर बल देना चाहिए कि समानता। आपने अभी बताया कि आप जब छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे तो आपने जो है कई ओबीसी और कई एससी वर्ग के छात्रों के लिए भी सुधारात्मक कार्य कराए हैं। आज वह समाज और वह बच्चे कहाँ हैं जब आज आपके ऊपर कोई आफत टूट पड़ी, आपके लिए कोई ऐसा अधिनियम लाया गया जिससे आपके समाज को नुकसान पड़ रहा है, तो वो लोग कहाँ हैं? देखिए आज सभी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में हैं। लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, हम लोग कोई भी कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं या कहीं समाज में लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग मुखर होकर कह रहे हैं कि भैया आप लोगों ने हम लोगों के साथ छात्र राजनीति किया है, आप हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, आज आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। निश्चित रूप से अभी तो हम लोग आपके माध्यम से यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका भी इस बात पे धन्यवाद दूंगा कि एक साथ सभी लोगों को बैठाने का जो आपने कार्य किया है। निश्चित रूप से जब इस तरीके से हम लोग निकलेंगे बाहर तो जो छात्र संघ के लोग हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाए हैं, जो सामाजिक जीवन में चाहे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लोग मुझे यहाँ तक पहुंचाए हैं, वो सभी हमारे साथ हैं। और इस लोकतंत्र की लड़ाई में जो हम लोगों ने इस छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए शुरुआत किया है कि दोहरा कानून, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। निश्चित रूप से सभी लोग हमारे साथ एक पंक्ति में खड़े होकर मिलेंगे। आज आपने कहा कि जो नेता नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है उन्हें अपनी राजनीति रोटी सेकने का ये अवसर मिल रहा है, लोग चुप है, लेकिन हम लोग शुरू से छात्र संघ से लड़ना और उनको तो अवसर मिल रहा है। मेरी बात सुनिए, उनको अवसर मिल रहा है, वो अवसर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, फिर भी आपका भरोसा उन पर वैसे ही कायम है, ये क्या शर्मनाक नहीं है? देखिए बहुत से लोगों ने कहा कि अभिनव उपाध्याय जी आप भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे दीजिए। मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मेरी विचारधारा चाहे वो राष्ट्र के प्रति है चाहे संघ के प्रति है। लोकतंत्र ने यही सिखाया, खूबसूरती उसकी यही है कि आप जिस दल में हैं विचारधारा के साथ अपनी बातों को प्रमुखता से रख के अपने हक की लड़ाई लड़िए और उस आवाज को बुलंद करिए। ऐसा नहीं है कि उससे छुटकारा पा लेना, त्याग पत्र दे देने से सब कुछ हो जाता है। आप उसमें रह के अपने हक की लड़ाई, अपने लोगों के हक की लड़ाई को लड़के उस बात को मनवाने के लिए भी आप बाध्य कर सकते हैं। इस विषय पर मैं आगे इसीलिए आपके बीच में हूं कि मैं इस मुद्दे पर, इस ज्वलंत मुद्दे पे अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने शिक्षार्थियों के साथ मैं हूं। हमारे बीच हिंदू युवानी के पदाधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर, विनय सिंह जी। विनय जी, आप हिंदू युवानी से संपर्क रखते हैं, लंबे समय से आप जो है सदस्य रहे हैं, आपके पास पद भी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत एक तरफ आप हिंदू की बात करते हैं और एक तरफ स्वर्ण समाज का ऐसा शोषण। जी पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। यह सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दों पर विचार करना चाहिए। हम लोग एक तरफ ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं कि जाति पाति पूछे न कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। हम लोग तो दिन भर हिंदू हिंदू कर रहे हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को विश्वास भी था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म को मजबूत कर रही है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे उपद्रवी पैदा हो जा रहे हैं जो वामपंथियों के विचारधारा को आगे ला रहे हैं। वामपंथियों ने क्या किया कि वो ले जा करके कोर्ट में गए और तमाम ऐसे नियम लाए जो सनातन धर्म के विरोध में था।
उसमें कुछ नियम तो काटे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन कुछ नियम को ला करके सवर्ण पर ठोक दिए। जब उन्होंने नियम ले गया तो 80% उसमें पिछड़ी और 11% मुसलमान और 9% सवर्णों के लिए यह कानून यूजीसी लागू करने की अपील की गई थी। 80% और 11% को खा करके 9% सवर्ण पर, यह 9% को 100% करके सवर्ण पर यह थोपा जा रहा है। यह बहुत ही अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, और अगर विचार भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो सवर्ण चूड़ी पहन करके नहीं बैठा है। सवर्ण में ये ताकत है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, और उनके साथ जो अनुसूचित वर्ग या पिछड़ी दलित ये लोग मौज कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि हम तो लूट लिए हैं, लूट नहीं ले रहे हो। अब कोई अंबेडकर नहीं पैदा होगा। अगर यूजीसी 2026 लागू होगा तो कोई अंबेडकर नहीं पैदा होगा, और कोई हरिजन या कोई दलित का महान व्यक्ति पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे जब सवर्ण लगेंगे, कोई भी व्यक्ति महान तब होता है जब उसके साथ कोई गुरु होता है या कोई बड़े आदमी उसका मदद करता है, तब वो आगे बढ़ता है। इसलिए ये समानता का भाव रख करके हम उनसे भी निवेदन करेंगे, अपने अनुसूचित, अपने दलित भाइयों से, अपने पिछड़ी भाइयों से, कि आप लोग पागलपना ना हो, आप लोग एक साथ रहें, सनातन धर्म को मजबूत करें। इसमें वामपंथी लोग लगे हुए हैं, ईसाई मशीनरियां काम कर रही हैं बहुत तेजी से, और देश भारत को नीचे गिराने के लिए कई देश लगे हुए हैं। इसमें एक अधिनियम के दौरान एक क्लास उसमें ऐसा है कि विनय सिंह है तो गलत होंगे, विनय यादव है तो गलत नहीं होंगे। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विनय सिंह गलत हैं और विनय यादव नहीं गलत होंगे। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं आपसे कि ये जो नियम लागू किया गया, इसमें विनय यादव 80% थे और 11% मुसलमान थे। 9% केवल विनय सिंह और विनय पांडे और विनय खान ये सब थे। आपको नहीं लगता इसमें विधि ये होनी चाहिए कि विनय सिंह और विनय यादव पर जांच बैठे, विनय यादव गलत होते हैं तो उनको सजा मिले, विनय सिंह गलत होते हैं तो उनको सजा मिले? निश्चित तौर पर मैं तो यही मांग कर रहा हूं सरकार से, मैं यह मांग कर रहा हूं सरकार से कि आपने SC/ST हम लोगों पर थोपा। SC/ST निर्दोष, जो व्यक्ति निर्दोष कोर्ट में 10 साल सजा काट करके और बाइज्जत बरी हो रहा है, उसके पूरे आपने खानदान को चौपट कर दिया, उसके पूरे परिवार को चौपट कर दिया। वह 10 साल तक जेल काटा, सारी संपत्ति खत्म हो गई, बाइज्जत उसको कोर्ट बरी कर रहा है। बाइज्जत बरी होने पर जिसने वह आरोप लगाया था उसको दुगना साल तक जेल में डाल करके उसके ऊपर दुगना जुर्माना ठोकना चाहिए, जिससे फर्जी तरीके से कुछ ना हो। यूजीसी लाएंगे, यूजीसी पर ऐसे फर्जी तरीके से जो लड़का पढ़ने लिखने में तेज होगा सवर्ण का, उसके पीछे ये दलित और पिछड़ी के लोग लगेंगे, उस पर फर्जी मुकदमा लिखवाएंगे, उसकी जीवन शैली को खत्म करेंगे। ये क्या चाह रहे हैं? ऐसा होगा जब ऐसी स्थिति आएगी तो जितने सवर्ण के विद्यालय हैं उनमें प्रवेश वर्जित कराया जाएगा कि कोई भी SC/ST का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तब देखते हैं ये लोग कहाँ पढ़ने जाएंगे, कौन से अंबेडकर पैदा हो पाएंगे। जी, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब तक सवर्णों की बात हुई तब तक ठीक था, अब जरा OBC SC/ST की बात हो रही तो सवर्ण बिलबिला गए हैं। ऐसा क्या हो गया है इसमें? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, और विरोध दर्ज करना स्वाभाविक है। आज जब ये बात आई कि उसमें फिल्टर यह किया 2012 के बाद 2026 में जो संशोधन किया गया कि इसमें आपने SC/ST को पहले इन्होंने रखा था 2012 में, इस 2026 में नया क्या किया है, SC/ST के साथ OBC को जोड़ लिया है। ठीक, इसी के बाद से ये विषय सामने आया है कि इसमें जनरल कैटेगरी को नहीं रखा गया है। अब आप बताइए कि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कि हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब आपने SC/ST को पहले रखा था, फिर OBC को जोड़ लिया, जनरल को किस मुंह में छोड़ दिया, तो आप कहां से एक रहने की बात कर रहे हैं? जनरल के लिए तो 10% आरक्षण सरकार ने दिया, कहां से कर रहे हैं? जनरल के लिए तो 10% आरक्षण भी सरकार ने दिया, अब तक किसी सरकारों ने नहीं दिया था। देखिए, जहां तक ये रही आरक्षण की बात, आरक्षण मेरा जो अपना एक व्यक्तिगत आकलन है, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, अनुभव, आज जो आरक्षण है वो निश्चित रूप से शैक्षिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, पहली चीज, और अगर आर्थिक दृष्टि पे देखेंगे तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आज आप एक चीज देखिए, अगर कोई एक शेड्यूल का SC वर्ग का व्यक्ति IAS हो जाता है और वह संपन्न है, उसकी पूरी जनरेशन संपन्न हो जा रही है, तो वो कहां से आरक्षण के लाभ के लिए है? वो आर्थिक रूप से उसकी अर्हता पूरी हुई ना, तो उसको आर्थिक के आधार पर अगर आप आरक्षण करेंगे तो उसमें एक फिल्टर होगा। और जहां शैक्षिक की बात आती है, आप एक क्लास में अगर 10 विद्यार्थी हैं, आप सोचिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं कि अगर 10 विद्यार्थी में SC/ST OBC जनरल ये कैटेगरी वाइज सारे बच्चे हैं, उसमें से एक संयोग ऐसा है कि अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति क्लास में 2 वर्ष से लगातार फर्स्ट आ रहा है और सेकंड
उसके समकक्ष कोई व्यक्ति है, तो जो पांचवा छठवां व्यक्ति है उस क्लास में, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का है, उसके मन में अगर कैसी ये कोई हीन भावना आवे कि आपस में एक यूनिटी बना के कि हमारे साथ ये यूजीसी का एक ऐसा कानून है उसका हम लाभ ले सकते हैं, तो जो जनरल कास्ट का बच्चा क्लास में फर्स्ट सेकंड 2 वर्षों से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस कानून के माध्यम से उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा दें, क्योंकि ये भी इसमें एक प्रावधान ये भी दे दिया गया कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से कर सकते हैं, आपका नाम हाइड रखा जाएगा, तो उसको फंसा दे कि अगले वर्ष ये क्लास में फर्स्ट या अव्वल ना आने पाए, तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान उस अव्वल व्यक्ति का, उस जनरल कास्ट के व्यक्ति का होगा जिसको इस कानून का दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा का अंतिम प्रश्न जो है राव प्रताप सिंह जी से लूंगा कि सबका साथ सबका विकास की बात करते तो ठीक था, जैसे ही विकास ओबीसी और एससी एसटी की तरफ आया स्वर्ण समाज को बुरा लग गया, ऐसा पूरा परिदृश्य बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो सबका साथ सबका विकास की बात जो थी वो सभी को लेकर चलने की बात थी। सरकार जो नियम बनाई या एससीओं के उत्थान के लिए, ओबीसी के उत्थान के लिए, तो पहली बात तो अंत्योदय के उत्थान की बातें सरकार करती है, तो पहली बात आज देश की प्रधानमंत्री क्या है और देश की राष्ट्रपति क्या है, एससी एसटी समुदाय से आती हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या है, ओबीसी समुदाय से आते हैं। देश के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला क्या है, ओबीसी समुदाय से आते हैं। कितना उत्थान चाहते हो भाई, कितना उत्थान चाहते हो? हम तो कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री हैं आप, हम वो आप कह रहे हैं, वो एक विशेष वर्ग कह रहा है। और जो व्यक्ति अपने पिता के मरने पर उनके अंत्येष्टि में नहीं गए, वो जो महंत हैं, जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनकी कोई जाति नहीं। और दूसरी चीज मैं इस पे कहूंगा, देखिए सर, पहली चीज जो आप कह रहे हैं, आपने प्रश्न किया कि आप लोग बिलबिला क्यों रहे हैं, आपको बुरा क्यों लग रहा है। बुरा हमको नहीं लग रहा है। हमारा कहने का मतलब, देश में पहले से बीएनएस है जो एससी एसटी पे कार्य कर रहा है। उसके आधार पर चाहे मैं छात्र हूं और चाहे मैं एक अभिभावक हूं, चाहे मैं एक मैच्योर पर्सन हो जाऊं, मेरे लिए एससी एसटी एक्ट उतना ही कार्य करेगा। 2024-25 तक भारत में 11,000 यूनिवर्सिटीज लगभग कार्य कर रही हैं और 2024-25 तक 48,000 प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस और अन्य कॉलेजेस कार्य कर रहे हैं, जिसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो रिपोर्ट आई वो लगभग 5 करोड़ की थी। उस 5 करोड़ का यदि आप आधा करते हैं, 2.5 करोड़ ओबीसी एससी एसटी हुए। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस साल 2024-25 में जो एससी एसटी और ओबीसी के शिकायतें यूजीसी को मिली, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, वो कुल 358 शिकायतें मिली। 2.5 करोड़ में से 358 शिकायतें मिली और वो 358 शिकायतें 2.5 करोड़ का 0.0008% है। तो 0.008% के लिए आप पूरे क्या नाम है, पूरे अन्य 2.5 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। दूसरी बात, सरकार अब न उगल पा रही है न निगल पा रही है। मोदी जी बहुत ही जानकार प्रधानमंत्री हैं, बहुत समझदार प्रधानमंत्री हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अब बेचारे अगर पैर पीछे करेंगे तो एससी एसटी ओबीसी समुदाय उनसे नाराज हो जाएगा, और पैर आगे करेंगे तो जो उनका मूल उत्तर है वो तो उनको चूड़ी बिंदी भेजने का कार्य करेगा। और अभी बीच में भी आपने देखा सोशल मीडिया पे एक चीज और जो है बहुत चीज ट्रेंड कर रहा है, उनकी जाति पर भी टिप्पणी की जा रही है। कल तक वो महामानव थे, आज जाति में कैसे परिवर्तित हो गए? भाई, जाति प्रमाण पत्र सरकार देती है कि हम देते हैं? उनके जाति प्रमाण पत्र पे क्या लिखा होगा, आप मोदी जी से पूछिए। ये तो आप लोगों ने 10 साल पहले भी पढ़ा होगा ना किस जाति के हैं, तो पहले तो महामानव थे, आज कैसे जाति में परिवर्तित हो? हमारे लिए कभी महामानव नहीं रहे, हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। और पहली बात, इस देश को यदि जातिगत आरक्षण खत्म करना है तो सरकार जो ताम्रपत्र देती है हमको, तो हमारे हरिजन भी नहीं लिखा है। एक जाति सूची नहीं कहूंगा, नहीं पता चले कहीं नहीं कहाँ जाते तो काहे बुरा लग जाए। तो भाई हमें तो दिन भर कहा ठकुरा करे जाता है, जाते हमको नहीं बुरा लगेगा। तो उस पे तो मुकदमा दर्ज हो रहा है, जीवन चौपट कर दे रहे हैं। 0.008% के लिए आप कानून बना दे रहे हैं। इस देश की व्यवस्था पे सब कुछ दान करने वाले, अपनी शिखा तक कटा देने वाले व्यक्तियों, मतलब आप पढ़ेंगे बख्तियार खिलजी के बारे में, तो जब तक वो जनेऊओं का ढेर नहीं देखता था और ब्राह्मणों की शिखाएं नहीं देखता था, वो भोजन नहीं करता था। 5 वक्त का नमाजी आदमी आपने तो। और आप सोचिए कि हमको बिल बनाने की जो बात है, ये हम नहीं, आप ओबीसी हैं, आप ओबीसी समुदाय से आते हैं, हमारे भाई एक तेज तर्रार पत्रकार है। आप किसी हरिजन को जाकर वही जाति सूचक शब्द कह दीजिए, आपका लड़का यूनिवर्सिटी में जाएगा कल, और कल वही लड़का
किसी हरिजन के साथ, किसी SC ST के साथ कुछ न कहे, लेकिन आपका लड़का पढ़ने में तेज हो जाए और वो कहे कि अच्छा इन्हें आपकी यादव राम का हम बतावत थे, तो आपका लड़के का जीवन चौपट, चला गया जेल। तो इसी तरीके से मैं टीचर हूँ, आप कॉलेज के टीचर हैं, ठीक, और मैं मान लीजिए उस दिशा में आप समाज को ले जा रहे हैं। कल को आप इस देश को युद्ध का मैदान बनाना चाहते हैं, आग में ढकेलना चाहते हैं, मतलब या तो हमको आप अलग कर दीजिए ना, हमको अपने कार्यक्रमों में ना बुलाइए। आप ब्राह्मणों को क्या नाम है अपने यहाँ शादियों के कार्यक्रम में ना बुलाइए, आपके उपनयन संस्कार होते हैं उसमें ना बुलाइए। हमारे बीच अभी अजय शुक्ला जी बने हुए हैं, मैं इनसे सीधे जोड़ूंगा। सारे क्लास गलत हैं या कुछ क्लास गलत है? नहीं, कुछ क्लास गलत है। जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि ये ना उगल पाने का समय है ना निगल पाने का समय है, तो चलिए बीच का तमाम, कभी कभी ऐसा वातावरण हो जाता है कि एक तरफा आदमी निर्णय नहीं ले सकता, तो उसमें बीच का रास्ता और अवसर है सरकार के पास, उसमें अमेंडमेंट करके सुधार करके उसको लागू कर सकते हैं, ताकि SC, बैकवर्ड, ST और जनरल सारे बच्चों को उसमें समान अधिकार दिए जाए। जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या जैसे मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया, अगला व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित करने का समय चाहता है, वो उचित उसमें अमेंडमेंट करें, उचित प्लेटफॉर्म बनाए कि इतने दिन के अंदर आपको यह सुविधा दी, यह समय दिया जा रहा है कि इतने दिन में आप स्वयं को निर्दोष साबित कर सकते हैं। समिति निर्णय ले, मतलब उसके लिए भी प्लेटफॉर्म हो। समिति में जो लोग हैं वो भी जो है जनरल, OBC, बैकवर्ड, ST सब लोग, कोई किसी की संख्या ज्यादा ही ना हो केवल, तो यह इस तरह का सुधार करके। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी आप पूछ रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। आप अभी पूछ रहे थे कि आपके तमाम जो है नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं उन सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जो भी सांसद, विधायक, मंत्री, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, जो भी हो, जनरल हो, वो यह कान खोलकर सुन ले, यह समय चुप बैठने का नहीं है। इस समय अगर आप चुप बैठेंगे तो इसका परिणाम, जैसे पिता के खेती बाढ़े अपने कर में और पुत्र बाढ़े पिता के धर्म में, तो यह वो स्थिति है। अगर इस समय आप चुप रहे तो यह समाज और आने वाली पीढ़ियां, आपको इतिहास आपका लिखा जाएगा। आज भी लोग विभीषण को याद किए हैं। राम प्रताप जी कुछ कहना चाहते इसमें मैं केवल 3 अमेंडमेंट की बात करता हूँ। पहला अमेंडमेंट, SC ST OBC हटाकर उस शब्दावली का किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, कोई भी दिव्यांग, ये कर दिया जाए। जो इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे जो निरंतर चलेंगे कैंपसेस में, उन इक्विटी स्क्वाड में जनरल कैटेगरी को भी शामिल किया जाए। और साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका जो, जैसे पुत्र मोह कभी कभी झलक जाता है पिता का, तो उनका जो ये मोह झलका है, तो उस मोह में वो ये ना भूल जाए, पीला झंडा, पीला गमछा राजभर जी के पास सुरक्षित है, नीला झंडा मायावती जी के पास सुरक्षित है, हरा AIMIM और अन्य मुस्लिम पार्टियों के पास सुरक्षित है। इनका जो ये मोह है, और आज कुछ नीला जो है वो उसका आजाद के पास सुरक्षित है, तो इनका जो ये लग रहा है कि भगवा इनका उनके भी कंधे पर चढ़ेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मशक्कत के बाद, बहुत ही प्रयासों के बाद ये सत्ता में आती है। और बहुत ही, और जब इनका वनवास होता है तो मुझे एक लाइन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी की याद आ रही है। वो कहे थे कि जिन हाथों में राज तिलक करने की मजबूती होती है, उन हाथों में सर काटने का हुनर भी होता है। ये मैं आज देश के प्रधानमंत्री को अपने माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हमें जातियों में न बांटिए, हमें अपनों के साथ लड़ाइए ना। हम जिस तरीके, हम छात्र थे, हमारे लिए आप BNS है, हमको SC ST कोई गलत SC ST एक्ट में लगाइए, जो भी गलत कर रहा हो उसके साथ गलत हो, लेकिन फर्जी शिकायतें जो भी यूनिवर्सिटीज में करे, UGC कमीशन में उसमें होना चाहिए कि यदि उस बच्चे को 3 साल के लिए एक्सपेल कर किया गया, उसको 5 साल की जेल हुई, तो यदि वो फर्जी शिकायत पाई जाती है तो उसके 3 साल जेल जाने की भरपाई, और उसको कैसे वो करेंगे, उस फर्जी शिकायत वालों के लिए कड़े कानून और कड़े मुआवजे का सजा का प्रावधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच स्वर्ण समाज के एक और युवा हैं, मैं इनसे बात करूंगा। ऐसा क्या हुआ है कि पूरा स्वर्ण समाज जो है इससे नाराज हो गया? स्वर्ण समाज नाराज इसलिए हुआ है क्योंकि स्वर्ण समाज ही भाजपा को अपना एक मान के वोट करता था हमेशा। वो यही जानता था कि हम कहीं सिक्योर है, सेफ फील करते हैं तो भाजपा के अंदर ही, वरना आप देखेंगे हर जिले में हर पार्टी जो है एक व्यक्तिगत जाति के ऊपर ही चलती है। देश में यही हो रहा है, लेकिन स्वर्ण समाज ही भाजपा का मूल वोटर रहा है। इसमें स्वर्ण समाज इसलिए ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि इससे पहले भी आप अभी देखेंगे BHU में लिखा हुआ था उनकी दीवारों पे
ब्राह्मण को विदेशी कह दो, कुछ भी कह दो और आप बच जाते थे। यूरेशिया भेज दो। यूरेशिया भेज दो। कौन से ब्राह्मण विदेशी है? कहाँ के ब्राह्मण विदेशी हो गए? कौन सा स्वर्ण समाज विदेशी है? सब यहाँ भारत का मूल वोटर है, मूल निवासी रहा है। लेकिन बात वो है कि आप अगर अब मानिए कि आपके बच्चा स्वर्ण समाज का कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, क्या वो डर के साथ यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगा कि हमें अगर कुछ गलत हो गया, अगर मान लीजिए कि हम कुछ गलत बोल दिए तो हम उसमें गलत बोलने की इच्छा ना हो उसकी, लेकिन वो पकड़ा गया उसमें, तो क्या वो पढ़ पाएगा उतने अच्छे से? क्या वो खुल के अपने विचारों को रख पाए किसी भी समाज के आगे? तो उसमें फंसने का डर है। कोई भी बच्चा स्वर्ण समाज का फिर पढ़ने की उतनी इच्छा नहीं रख पाएगा कि अगर मेरे को किसी ने कभी झूठा फंसा दिया जाएगा। कभी भी फंसा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तमाम देश हैं वो लगातार तरक्की कर रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, नए नए दवाइयां बना रहे हैं, ठीक है, नए नए ऐप्स बनाए जा रहे हैं जिससे पूरे समाज को हैंडल करने की क्षमता है। हम अभी तक जाति धर्मों में बटे हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? जाति धर्मों में बांटने वाले भी हमारे ही लोग हैं, जिनको हमने वोट किया था कि एक देश एक कानून लेके आएंगे, ऐसा होगा, सबके लिए एक ही कानून रहेगा, लेकिन वो लेके आते हैं यूजीसी की मांग की थी, यूजीसी लेके आए हैं। तो बात ये है, इसमें आप फंस रही है कि आप या तो आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम एक रहने कहाँ दे रहे हो आप एक हमें रहने ही नहीं दे रहे हो। कभी आप उसमें बांट देते हो, कभी आप स्वर्ण और इसमें। आप यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे, मैं तो अभी 4 साल पहले ही यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, मुझे तो कभी वहां नहीं लगा कि मेरे साथ कोई मेरा जो मित्र बैठा है वो SC ST का ही है। यही तो मानना है लोगों का कि सवर्ण समाज को नहीं लग रहा, बाकी समाज महसूस कर रहे हैं ऐसा। बाकी समाज को क्यों ऐसा लग रहा है मैं तो नहीं जानता भाई। मैं यहाँ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक पढ़ के आया हूँ, जाट गुजरों के बीच में रह के आया हूँ, तो उनके साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज उन्होंने, मेरे बहुत सारे जाट गुजर दोस्त हैं जिनको मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ, वो हमेशा ये लिख रहे हैं कि ये गलत है। जब वो गलत लिख रहे हैं तो आप बाकी लोग भी तो लिखे। जब नहीं लिख रहा है फिर उनकी अपनी कुछ नियम होंगे, कानून होंगे, या उनका समाज उनको ये नहीं करने दे रहा होगा। बाकी उनकी सोच है। बाकी स्वर्ण समाज एक ऐसा समाज जो सबके लिए खड़ा रहता है हमेशा से, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कायस्थ हो, या चाहे कोई भी हो। हम किसी का कर्म, हम कर्मों से जाने जाते हैं, हम कर्म के लिए पूजे जाते हैं। हम अपने जाति वैसे नहीं पूजे जा रहे, हमारा कर्म ही हमको बड़ा करता है, इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। तो ये थे सवर्ण समाज के लोग, जो मुख्य विषय है आज उस पर अपनी बात बहुत ही साफगोई से रख रहे थे। पूरे मुद्दे को आपने सुना। जल्दी ही आप यूजीसी का समर्थन करने वाले लोगों की भी बातें सुनेंगे। मैं था जीत, और जल्दी ही ऐसे जनोपयोगी खबरों के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार।